उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। गंगनानी के पास यात्री बस खाई में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। हादसे पर सीएम ने जताया दुख। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर आपदा में नुकसान की दी जानकारी। आपदा के बाद युद्ध स्तर पर उत्तराखंड को बसाने की तैयारी तेज। सीएम धामी ने ट्वीट कर ऑपरेशन सेवा की दी जानकारी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। सीएम के निर्देश पर अपर महाधिवक्ता समेत 6 विधि अधिकारी निलंबित। हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी पर कार्रवाई, मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति। कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव को 40 से स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। प्रदेश प्रभारी, वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, संगठन अध्यक्षों को जिम्मेदारी। और अभिनेता ऋतिक रोशन का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर विशेष चार्टर्ड विमान से आगमन। ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के बाद मुंबई को होंगे रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। मौसम विभाग ने 20 से 21 अगस्त को बारिश से राहत की खबर दी है। उससे पहले ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। घायलों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, हादसे के वक्त बस में सवार थे 32 से 33 लोग। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय गंगनानी के पास ये यात्री बस खाई में गिरी है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 घायलों का रेस्क्यू किया गया है अब तक। गंगनानी के पास एक यात्री बस खाई में गिरी है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, 22 घायलों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे के वक्त बस में करीब 32 से 33 लोग सवार थे, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत हुई है। हादसे के वक्त बस में 32 से 33 लोगों के सवार होने की सूचना मिल रही है। 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो सभी घायलों का रेस्क्यू किया गया। उसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। गंगनानी के पास अनियंत्रित बस खाई में गिरी है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है, जबकि 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, अनियंत्रित यात्री सवार बस खाई में गिरी है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 27 लोग घायल हुए हैं, बताया जा रहा है। तो यह अहम अपडेट, 27 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त बस में 32 से 33 लोग सवार थे। सभी घायल रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, वहां उनका इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तरकाशी से दिखा रहे अपने दर्शकों को। गंगनानी के पास ये बस खाई में गिरी है, जिसके बाद ये दुखद हादसा सामने आया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस भीषण हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 27 लोग घायल हुए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, सभी घायलों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब बात अगली खबर की। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बरसात लगातार जारी है। जनपद हरिद्वार में बाढ़ ने जमकर अपना कहर बरपाया है और किसानों की फसलों के साथ ही आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मौसम बदलने के साथ ही अब वायरल बुखार और डेंगू की संभावना भी लगातार बढ़ गई है। जनपद में डेंगू के आगमन से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलौर क्षेत्र के गधारोना गांव के एक व्यक्ति की बुखार के चलते मौत हो गई है। उपचार के दौरान जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है और स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी मंगलौर कस्बे में दवाइयों का छिड़काव लगातार जारी है और साफ सफाई करने की भी अपील की जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी आज ही मिली है
और इसके डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ टेस्ट हम कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया, साथ ही मलेरिया का भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। इसकी जागरूकता के लिए ये है कि हम खुद भी कई बार टीमें बना के जाते हैं। मैं 2-3 दिन से दौरा भी किया है कई जगह का, और जैसे आपदा के टाइम पे भी था तो हमने लोगों को उनको सजग किया था, बताया था। इसमें नगर पालिका मंगलौर के द्वारा जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार जो है जिन क्षेत्रों में पानी भरा है और जहां ऐसा है, हम लगातार जो है कीटनाशक का छिड़काव करा रहे हैं, लगातार जो है स्प्रे हो रहा है। और जैसा कि अभी जानकारी हुई है मीडिया के माध्यम से कि गादारोने में कोई डेंगू का मरीज निकला है, मौत हो गई है उसमें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने राज्य अतिथि गृह धाम कोठी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की है। आपदा से हुए नुकसान को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि आपदा में काफ़ी बड़े हादसे हुए हैं, मगर जान माल का नुकसान कम हुआ है। केंद्र की टीम द्वारा भी नुकसान का आकलन किया गया और जल्द ही केंद्र और राज्य द्वारा धनराशि आवंटन की जाएगी। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के कार्य और 50 लाख से अधिक की योजनाओं का पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। सावन मास बड़ा होने से कांवड़िए लगातार गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। कलियर शरीफ मेले के तहत जरूरी निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। देखिए, आज हमने कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जनपद हरिद्वार के कुछ विकास संबंधित कार्यों के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर एक बैठक की है। कांवड़ मेले में चूँकि सावन का मास इस बार थोड़ा लंबा हो गया है, तो अभी भी थोड़े बहुत लोग दिख भी रहे हैं। हाल में अब उसका कलियर शरीफ का भी मेला है, उसको भी लेकर, तो इन सभी विषयों पर इनसे विचार विमर्श हुआ है। इसी प्रकार से विकास संबंधी कार्यों पर भी मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि चूँकि अभी हरिद्वार की पूरी इंटायर टीम कांवड़ मेले में बिजी रही, फिर थोड़ी आपदा की स्थिति भी यहाँ आई, जल भराव की भी समस्या हुई। अब सिचुएशन कंट्रोल में है कि अब विकास संबंधी जो कार्य हैं उन पर काफ़ी तेज़ी से फोकस करना चाहिए हम लोगों को। बात अगली खबर के। उत्तराखंड में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। भले ही पुलिस को एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या। ऐसा ही एक मामला उधम सिंह नगर में सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया है, जिसमें पुलिस को शिकायत की गई है और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर आरोपी पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया है। आरोपी पुलिसकर्मी ने 15 अगस्त के दिन घटना को अंजाम दिया और एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ पत्नी की बहन को पेट्रोल डालकर जलाने और जान से मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया है। तहरीर हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सिपाही के द्वारा, जो कि वर्तमान में बागेश्वर जनपद से निलंबित चल रहे हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, उनके द्वारा अपनी एक साली के ऊपर, उनकी पत्नी से भी उनका विवाद चल रहा है, तथा कथित साली इनकी हैं, उसके ऊपर जिन्होंने जानलेवा हमला किया था, तो हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है उसमें, और तथा इस अभियोग में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसकी अरेस्टिंग की गई है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कसिया नाले का निरीक्षण किया है और एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि नाली के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य आवश्यक है। आबादी के पास कटाव को देखते हुए प्रोटेक्शन वर्क पर प्लान किया जा रहा है। बरसात का मौसम निकल जाने के बाद नाले पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटेक्शन वर्क शुरू किया जाना है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर नाली की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य जगह स्थानांतरित किया जाना है। ये मकान तो बिल्कुल रहने वाली पोजीशन में है, यहाँ से जोर मारा ना, की मार है और काफ़ी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक
14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नदियाँ भर गई हैं। अब बात अगली खबर की। पौड़ी में महिला होमगार्ड भर्ती के आवेदन को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। इस दौरान 800 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त रखी गई है। जिला कमांडेंट होमगार्ड से कार्यालय पौड़ी में होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि अभी तक 800 महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। इसके अलावा लोगों को भर्ती के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन स्तर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आवेदन के लिए पहुंची महिला अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार से निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने की मांग है। महिला होमगार्ड की भर्तियां महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की अच्छी पहल है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, तो वहीं महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगी। लोगों को आर्थिक स्थिति इतनी खराब भी हो रही है। पहले के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो रही है इस टाइम। पहले तो ये था कि खेती बाड़ी लोग करते थे तो अपने पालन पोषण बढ़िया करते थे। वैकेंसी ये है कि मतलब मेन जो है कि मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग वैकेंसी खोली जाए, और उसमें ये है कि मतलब घोटाला वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं, दूसरे की हमारी मेहनत तो बेकार जाती है ना। फिर तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो मतलब बंदा मेहनत कर रहा है उसी को मतलब सपोर्ट करना चाहिए। महिला होमगार्ड की भर्ती के संबंध में आवेदन करे जा रहे हैं और महिलाएं जो भी इच्छुक है महिला भर्ती के वो आवेदन कर रही है। और 23 जून तक 23 अगस्त 23 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जाने हैं कि महिला होमगार्ड की भर्ती के संबंध में आवेदन करें। अभी तक 550 आवेदन पत्र जमा हो चुके हैं और ये भर्ती 30 महिला होमगार्ड्स की है। जनपद पौड़ी के अंतर्गत 2 मृतक आश्रित की भर्ती होनी है महिला। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल पुलिस ने 2 अगस्त को तल्लीताल नेशनल होटल के कमरे में इरम खान की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी मोहम्मद गुलजार को यूपी से गिरफ्तार कर लिया। सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि मृतका की विसरा रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि के आधार पर मोहम्मद गुलजार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया है। आपको बता दें 2 अगस्त को तल्लीताल के नेशनल होटल के कमरे में इरम की लाश कमरे में पड़ी मिली थी। आरोपी पत्नी बनाकर लाया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों के तहरीर के आधार पर आरोपी की उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी की गई है। ये जो घटना हुई थी इसमें पोस्टमार्टम के बाद जो पीड़िता थी मृतका, उनका विसरा और कुछ जो घटनास्थल से हमको कपड़े मिले थे उनको एफएसएल परीक्षण के लिए भेजा गया था रुद्रपुर। उसकी रिपोर्ट आई जिसमें पॉइजन की पुष्टि हुई और उसी के बाद हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके बाद हम माननीय न्यायालय में इसको पेश करेंगे। देखिए इसमें अभी जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि जो पीड़िता थी उसने इस अभियुक्त के ऊपर 376 और आईटी एक्ट में एक मुकदमा लिखाया था मुरादाबाद में, जिसमें चार्जशीट लग चुकी है। और इसके अलावा अभी क्यों हत्या करी, क्या वो था, इस बारे में पूछताछ में अभी कुछ नहीं आया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। रुक करेंगे अगली खबर का। हर की पौड़ी पर आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम दिखाई दिया। देश के अलग अलग स्थानों से मुल्तान समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर की पौड़ी पहुंचकर धार्मिक माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और गंगा 113 कमल के फूल प्रवाहित कर गंगा में दूध की होली खेली गई। मुल्तान जोत महोत्सव के 113 साल पूर्ण हो चुके हैं। जोत जलाने की परंपरा 1911 की है, जब पाकिस्तान निवासी रूपचंद मुल्तान से पैदल जोत लेकर हरिद्वार पहुंचे, तभी जोत जलाने की परंपरा चली आ रही है। मुल्तान समाज के लोग हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्त की भावना से ओतप्रोत होकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और दूध की बाल्टी के साथ मां गंगा के साथ दूध की होली खेलते हैं। आज से 113 साल पहले पाकिस्तान में जो मुल्तान शहर है
वहाँ से भगत रूपचंद जी मुल्तान जोत को पैदल लेकर हर की पौड़ी पे आए थे, उस जोत को प्रवाहित किया था विश्व में शांति के लिए, एकता भाईचारे के लिए। आज उस परंपरा को हम यहाँ पे निभा रहे हैं देशभक्ति के ओतप्रोत होकर, और साथ में गंगा मैया के नारे लगाते हुए गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, ये सारे स्लोगन वगैरह लिख के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे कारण से कहीं गंगा मैली ना हो जाए। और सावन के महीने के अंदर माँ गंगा की पूजा करना, अर्चना करना, समुद्र देवता की, तालाब की पूजा करना एक हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर शुद्ध माना जाता है। 113 मुल्तान जोत का ये महोत्सव है जो 113 वर्षों से लगातार के द्वारा चलाया जा रहा है और जीवन भर ये चलता रहेगा। जब तक माँ गंगा बुलाती रहेगी हम लोग आते रहेंगे और मैया में डुबकी लगाते रहेंगे और इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहे। माँ गंगा से यही कामना है कि देश में खुशियाँ रहे, सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, किसी प्रकार का कोई प्रकोप ना आए। जैसे अभी कोरोना आया था ऐसा कोई प्रकोप ना आए। गंगा मैया हम सबको बचा के रखे। बात अगली खबर की रुड़की के गांधी महिला शिल्प विद्यालय में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और मानसून सत्र 2023 पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सदन में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित किए गए हैं। साथ ही साथ 7 विधेयक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी घमंडी गठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर जैसे संवेदनशील एवं राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़े मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आने वाले 2024 में जनता मोदी सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए विपक्षियों को बखूबी जवाब देने का काम करेगी। अपने प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को लेकर के, अपने मानसून सत्र में पारित होने वाले विधेयकों को लेकर के, अपने मानसून सत्र में विपक्ष के नकारात्मक रुख को लेकर के और अपने मानसून सत्र में होने वाले कार्यों को लेकर के, अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्य बिंदुओं को उठाने को लेकर के, अपने गृह मंत्री जी के द्वारा पूरे हर मुद्दे पर विस्तृत रूप से जानकारी देने को लेकर के आज मैं इस प्रेस में आई। हमने 25 विधेयक मानसून सत्र में पारित होने के लिए पेश किए दोनों सदन में, जिसमें से 23 विधेयक पारित हुए। 11 अगस्त तक 7 विधेयक शासनादेश का हिस्सा बने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड प्रदेश के सरकारी गल्ला विक्रेता साल 2022 से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य को प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी ने ज्ञापन सौंपा और गल्ला विक्रेताओं की मांग को जल्द से जल्द हल करने को कहा। गल्ला विक्रेताओं का कहना है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके चलते गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण किया जाता है। निःशुल्क राशन वितरण करने के कारण 2022 का 7 माह और 2023 का 6 माह का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते गल्ला विक्रेताओं पर आर्थिक संकट छाया हुआ है। दुकान का किराया हो या ऑनलाइन राशन वितरण हो, सभी कार्यों में बिना पैसे के कार्य नहीं हो सकता। प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी ने कहा कि अगर जल्द गल्ला विक्रेता का भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। कदम है जो आज हम यहाँ पर इसके शुभारंभ पे हम लोग देख रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बहुत बुरा हाल है। पिछले अप्रैल माह से, ये अप्रैल 2023 से लगातार रेगुलर का हमें लाभांश नहीं मिला हुआ है NFS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का। और उससे पहले जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ्री का राशन, जबकि लोग अपनों के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो रहे थे, ऐसी विपत्ति की घड़ी में, ऐसे संकट की घड़ी में, ऐसी महामारी में हमने राशन वितरित किया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को हमने जन जन तक पहुंचाया और सरकार ने उसमें लोकप्रियता भी हासिल की। लेकिन हमारे विक्रेताओं को कोई सम्मान देने के बजाय विभाग द्वारा उस समय का कोरोना महामारी काल का भी लाभांश नहीं दिया गया है। ये हमारा पूरे उत्तराखंड के कंट्रोल दुकानदारों का एक दुर्भाग्य है, जो कि हमको लगभग किसी दुकानदार को 1.5 वर्ष से और किसी दुकानदार को 1.25 वर्ष से, किसी दुकानदार को 1 वर्ष से
पैसे के नाम पर एक पैसा नहीं मिला है और इसके अतिरिक्त भी हम लोग आज कार्य करने को बाध्य हैं, मजबूर हैं, हमको मजबूर किया जा रहा है। इसमें सहकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, मैं समझती हूँ कि जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है, मेरी ये सदैव कोशिश रही है कि वो परेशान ना हो, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। समय दे समय पर मैं कह सकती हूँ जिस प्रकार से उत्तराखंड में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश से लेकर भाड़ा तक का भुगतान यहाँ पर किया गया है, जो कि पुरानी पेंडेंसी भी थी और अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तराखंड बेहतरीन स्थिति में है। यह बात स्वयं सस्ता गल्ला विक्रेता भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। कुछ उनका धनराशि जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का है, जो कि 2000 कोविड पीरियड का है, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के साथ में परस्यू कर रही है। लगभग 58 करोड़ की धनराशि है। हम लोग प्रयासरत हैं कि वो जल्द से जल्द मिले, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं होती हैं, वेरिफिकेशंस होते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द उनको भुगतान होते हुए उनको उनका जो अधिकार है वो उनको। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। भगवान श्री राम मंदिर विवाद कई वर्षों तक चलता रहा। अब भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आपको बता दें 16 जनवरी से 24 जनवरी 2024 में किसी भी तिथि पर भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी को लेकर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने साधु संतों से मुलाकात कर अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में आने का मौखिक निमंत्रण दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि जनवरी 2024 मकर संक्रांति के पश्चात 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किसी भी तिथि पर भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इनका कहना है कि जिस स्थान पर रामलला की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी वह स्थान लगभग तैयार है। मंदिर 2 मंजिला बनाया जा रहा है। मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए साथ साथ मंदिर का निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हम सभी साधु संतों को निर्माण में आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही सनातन परंपरा से जुड़े लोग भी राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचें और उसमें अपनी सहभागिता दें। और भगवान राम ने जो काम दिया इन्हीं को दिया है। आपने देखा होगा इससे पूर्व में आज जब से राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ है और वहाँ जो भी काम हो रहा है आपकी देखरेख में हो रहा है और आप ही राम के ऐसे भगत है कि मैं ये मानता हूँ कि आपको देखने से भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं। तो आज आप हमारे पास आए थे, सभी संत महात्मा हमारा आए थे। आप इनका यही कहना, जितने भी संत महात्मा है, जो भी हमारे हिंदू है, जो हिंदू सनातन है, जो सनातनी है, जो राम को मानने वाले हैं, उन सबको जो है अयोध्या में जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है आप हम संतों के पास आए और हम संतों की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है और हम पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज आपके साथ है। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के पश्चात और गणतंत्र दिवस के पहले 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन रामलला के नए बने मंदिर में भूतल पर गर्भगृह में भगवान की रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर का गर्भगृह पूरी तरह तैयार है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। एल्विस यादव का अभिनंदन कार्यक्रम चंडीगढ़ में रखा गया। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें एल्विस यादव बिग बॉस के विजेता हैं। प्रदेश स्तरीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम करेगी सरकार। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस कार्यक्रम भी करेगी सरकार। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर। प्रदेश में मेधावी युवा प्रतिभा को सम्मानित करेगी सरकार। हरियाणा दिवस के दिन एल्विस यादव का भी सम्मान किया जाएगा। युवाओं से
युवाओं को नशे से दूर रहने, मजबूत समाज बनाने की अपील भी मुख्यमंत्री ने की है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर, एल्विस यादव का अभिनंदन कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एल्विस को फूल पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया है, उनका स्वागत किया है। प्रदेश स्तरीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम भी सरकार करेगी। आपको बता दें, इस सीजन के विजेता हैं एल्विस यादव, बिग बॉस के। तो देश का प्रतिष्ठित शो बिग बॉस, जिसके विजेता हैं एल्विस यादव। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एल्विस यादव का अभिनंदन किया है। कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो एल्विस यादव का अभिनंदन कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। आपको बता दें, लाखों की भीड़ इस दौरान इस कार्यक्रम में देखने को मिली। तो चंडीगढ़ में एल्विस यादव का अभिनंदन करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। प्रदेश स्तरीय प्रतिभा खोज को भी प्रोत्साहित करेगी सरकार। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का